नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको जुडिशरी पर कुछ बात कहूँगा। हालांकि जुडिशरी पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का अपमान करना, किसी जज का अपमान करना, वो सब कई ऐसे दायरे हैं उसमें होकर के जाता है। अपमानित नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई हवा बनती है, जब कोई जैसे कहना चाहिए कि जहाँ कहीं धुआं उठता है तो वहाँ कुछ न कुछ आग की संभावना रहती है। वही बात आज हमारे देश में तो इस बात को कोई नहीं उठा पा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क से जो अशोक अरोड़ा जी हैं, जो जाने माने वकील हैं और भारत के रहने वाले हैं, वो वहीं पर सेटल हैं। उन्होंने आज जो देश की जानी मानी पत्रकार नीलू व्यास हैं, उनके साथ यूट्यूब पर लंबी बातचीत की है। और ये बातचीत है जस्टिस सूर्यकांत के कुछ जो फैसले अब तक हुए उनके ऊपर। तो हमारी अपनी इसमें कोई बात नहीं है, हम केवल उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये सारी बातें पहुँचें कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो वो मैं अब आपको पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास हैं, उनके प्लेटफॉर्म से आपको सुनवाता हूँ। सुनिए, चलिए अब चलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बात करते हैं 24 नवंबर 2025 के बाद क्या होगा, हमारी जो न्यायिक स्थिति है वो क्या होगी, न्याय की प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा। क्योंकि जो अगले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई रिटायर हो जाएंगे 24 नवंबर को, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक नहीं, कई विवाद हैं। कभी कोई टैक्स इवेजन के बारे में कहता है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में कहता है, कोई उनके बारे में कहता है कि वो तो संघी जज हैं, कोई उनके बारे में ये कहता है कि वो सत्ता के बिल्कुल नतमस्तक है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक जो चीज उनके बारे में ये कही जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के पहले ही ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत संविधान को नहीं मानने वाले हैं। जैसे संजीव खन्ना थे या जस्टिस BR गवई थे, उन्होंने टेक ओवर करने के पहले ये कहा कि भाई वो संविधान और अंबेडकर के सिद्धांतों के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत इसके पहले कि वो शपथ ले बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कह दिया या क्या कर दिया या करके दिखा दिया कि वो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। और ये चीज सबको बहुत विचलित कर रही है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है इस पर बात करने के लिए, वो हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। और उनका मैं परिचय आपको बता दूं, अशोक अरोड़ा जी, जो कि एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, NRI इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लेखक हैं, लॉ टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ में उन्होंने इसके पहले कई प्रधानमंत्रियों को अपने केसेस के जरिए कटघरे में भी खड़ा किया है। तो आज मैंने सोचा कि उनसे बात हमें करनी चाहिए। उस समय न्यूयॉर्क से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात कि वो जस्टिस सूर्यकांत उनके जूनियर रह चुके हैं। तो आज हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और मेरा पहला सवाल यही है कि आज आपका मैं एक यूट्यूब पर संबोधन भी देख रही थी, जिसमें आपने ये चिंताएं जताई कि संविधान में शायद विश्वास नहीं करेंगे जस्टिस सूर्यकांत, और इस चीज को लेकर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जब आप एक सिटिंग जज के बारे में बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए। लेकिन आज हमें देश को क्यों बताना जरूरी है कि जस्टिस सूर्यकांत की जो भी असलियत है या जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनके बारे में विवाद है, आज उसके बारे में हमें बात करनी क्यों जरूरी है? नीलू जी, सॉरी, मैं जैसे वो गावस्कर कहते हैं, फर्स्ट यू गो टू द पिच एंड सी द बाउंस ऑफ द पिच। पिच को थोड़ी देर देखें और फिर खेलना शुरू करें बैटिंग। तो मेरे को आज ये बड़ी अफसोस की बात है कि थोड़ा टाइम लग रहा है स्टार्ट करने में। इतना दिल बैठा हुआ है, आई टेल यू, मतलब बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो ऑल्दो क्रिटिसाइज करना कोई गलत बात नहीं है, हेल्थी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अफसोस जरूर होता है कि एक पोजीशन पे पहुंच के फिर बंदा और क्या चाहता है। आप देखिए, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, आप एक ऐसी जगह से आए जो कोई बहुत बड़ा कोई
ये नहीं कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून, या कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, या कोई बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े, या बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया। तो जूनियर, जब आप कहते हैं जूनियर रहे हम बार में, वैसे तो जो एक दिन भी ज्वाइन करता है, मैं कहता हूँ सब कलीग हो गए, सारे आपके कलीग हो जाते हैं। लेकिन जो 2-4 साल बाद ज्वाइन करता है तो वो, उसको लोग कहते हैं कि ये बार में इसका जूनियर रहा है यहाँ। तो मेरे को याद है जब मैं चंडीगढ़ जाता था, और शेडिंग मोडेस्टी, आई वाज एपियरिंग अगेंस्ट द टॉप लॉयर्स ऑफ चंडीगढ़ एट दैट टाइम। मत्तेवाला जो क्रिमिनल लॉयर के जो बॉसेस थे, तो उस टाइम 90s में मेरे को याद है मेरा इंट्रोडक्शन तब इनसे हुआ। तो बहुत लोग यंग बच्चे सुनने आते थे कि एक यंग लॉयर है, दिल्ली से आता है, लेकिन काफी लोग सुनने आते थे। तो ये भी मेरे को लगता है उस मजलिस में या भीड़ में होते होंगे, या मैंने देखा 1-2 बार आते थे, लोगों ने मिलवाया। तो अच्छा लगता था कि लोग चलो कुछ सीखने की, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। सर खान का केस बहुत चर्चा में रहा, आज भी है। प्रोफेसर खान का जब इन्होंने फैसला किया तो उसमें क्या 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 जुल्म किया है, मैं कहता हूं। और बिल्कुल आई हैव नो इनिबिशन सेइंग, आई एम एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम फॉर लास्ट ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब हम तो कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि दिस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज वायलेटिव ऑफ माय फंडामेंटल राइट, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। ये हमारी प्रेयर होती है कोर्ट को। जो भी पिटीशन बनती है उसमें कोर्ट को हम प्रेयर करते हैं कि in view of the above it is clear that this act of government has violated my fundamental right, my lord, please protect me, please direct the government not to violate my right। यहां तो इन्होंने अपने ऑर्डर से वायलेट कर दिया। मेरे को इसलिए अफसोस हुआ और एकदम घंटी बजी कि ये बहुत खतरनाक बात होगी। एंड बिफोर दैट आई मस्ट से 21 को इन्होंने ऑर्डर पास किया। इससे एक हफ्ता पहले जब जस्टिस गवई ने ओथ ली, तो मैंने, क्योंकि जस्टिस गवई और जस्टिस खन्ना दोनों ने कहा कि हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए, तो मेरे को ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी दोनों लोगों की। तो मैंने इनको सैल्यूट किया कि ये बड़ी अच्छी बात है जब आप ये कह देते हैं सरकार को, या जो भी करता धरता है, समझ लीजिए इनका जो मर्जी नाम ले दीजिए आप, जो पावर में है, जब सिस्टम को ये कह देते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। एक तो जनता के लिए मैसेज होता है कि ही इज नॉट लुकिंग फॉर जॉब। जैसे पहले कितने आए, वो क्या गोगोई और क्या मिश्रा और पता नहीं क्या क्या कैसे लोग, और चंद्राचूड़ जैसे लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने इनको सैल्यूट किया 14 को। साथ में ये बोला, आप देखिए, मैंने कहा जस्टिस खन्ना ने अपना बैटन राइट हाई आदमी के हाथ में पकड़ाया है, आप जरा ध्यान से पकड़ाना, क्योंकि मेरी खबर ये है, वो जनसत्ता मेरी माँ मेरे को बड़ा पढ़ाती थी, सबको खबर दे सबकी खबर ले। मेरी खबर, मैंने कहा ये है, जस्टिस गवई को कहा कि आपके कई साथी नतमस्तक हैं, वो आका की नौकरी कर रहे हैं, वो संविधान की नौकरी नहीं कर रहे। तो आई हैड दिस इंट्यूशन, मेरे को इस शख्स के बारे में पता था, अभी भी पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है या कितना वीक है। और इसके साथ इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। अब करप्शन के चार्जेस लगाए किसने, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ऐसे ही फालतू आदमी ने लगा दिए, या क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ खासकर किसी भी जज, किसी भी के खिलाफ, इवन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन तभी होना चाहिए कोई सब्सटेंस वाली कंप्लेंट आए। तो कंप्लेंट पता किसने की है, आप हैरान होंगे, दिल थाम के बैठे सब लोग। कंप्लेंट की जस्टिस आदर्श गोयल ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कंप्लेंट की, सिटिंग जज ने। और जस्टिस आदर्श गोयल कौन है, वो भी इस पार्टी से इतना जुड़े हुए हैं, कार्डर में रहे हैं, एबीवीपी के थे। उन्होंने भी पाप किया कि वो जो SC/SC एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि ये SC/SC के खिलाफ है। ये पार्टी जो है एक्चुअली SC/ST के खिलाफ है, हमेशा हमेशा। लेकिन चीज समझना आपसे चाहूंगी कि आदर्श गोयल ने सूर्यकांत के खिलाफ क्यों लिखा? क्या वो अपने आप को CJI की रेस में देखना चाह रहे हैं, या फिर सूर्यकांत का पत्ता काटने के लिए उन्होंने ऐसा किया? व्हाट इज द रीजन? वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट जज थे। हाँ,
किसका पत्ता काटेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जज थे, उनके पास जब एविडेंस आया, अब मैं एविडेंस आपको बता देता हूं, चलिए। एविडेंस उनके ये पास ये आया कि इन्होंने होल लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, एक आधी नहीं, एक आधी प्रॉपर्टी नहीं है, दिल्ली में, हिमाचल में, गुड़गांव में, सब जगह प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, ऐसे जैसे मूंगफली खरीद रहे हैं। तो एक जो साधारण परिवार से व्यक्ति आया, जिसकी वकालत भी कोई ऐसे लाखों की नहीं थी, उसको सडनली जज बन के, हाईकोर्ट का जज बन के कहां से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे? और दैट वाज एज गुड एज मैथमेटिक्स। ग्रेटर कैलाश की प्रॉपर्टी जो किसी महारानी से खरीदी इन्होंने, जयपुर की दिव्या, पता नहीं क्या नाम था, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, सबको पता था ये 3 करोड़ रेट है, वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी एक, उसमें तो वो, मैं सॉरी टू से, कई बार ऐसा होता है कि आदमी, ये आप जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने ये वो बता रहा हूँ जो जस्टिस आदर्श गोयल ने लिख के दिया चीफ जस्टिस को, बेंच को, जो उन्होंने कोलिजियम को लिख के दिया, जो कोलिजियम इनको हिमाचल का जज बना रहे थे, हिमाचल का चीफ जस्टिस, तो उस टाइम गोगोई और वो थे दीपक मिश्रा, तो उनके तो अपने ही खाते ऐसे थे, तो वो किसी की इंक्वायरी क्या करेंगे? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो उन्होंने जस्टिस गोगोई और जस्टिस दीपक मिश्रा को लिख के दिया कि ये सारी प्रॉपर्टीज है, एक ये दिल्ली की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है, वो प्रॉपर्टी थी पंचकुला की। उस प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट टू सेल था जिसमें लिखा था कि इसकी वैल्यू 3 करोड़ है, और वो विटनेस है, सेम विटनेस ने सेम प्रॉपर्टी 1.5 महीने बाद इन्होंने खरीद ली 1 करोड़ 45 लाख। रिकॉर्ड पे वो जस्टिस गोयल ने कहा ये तो सामने लिखा हुआ है, सेम विटनेस कह रहे हैं 3 करोड़ की है, एविडेंस है। वो व्यक्ति एफिडेविट फाइल कर रहा है, एक शिमला में ले ली, एक गुड़गांव में ले ली, मतलब ऐसे खरीद रहे हैं जैसे मूंगफली खरीदते हैं। फिर एक और उसमें बात बड़ी सीरियस थी, उस आदमी ने एफिडेविट दिया कि ये 10 बेल ऑर्डर इन्होंने एनडीपीएस के एक्ट को वायलेट करके बेल दी है, और लिस्ट दी कि ये सारे इनके टाउट है। ये एफिडेविट पे है सब कुछ, ये सब कुछ एफिडेविट पे है। तो इसलिए जस्टिस गोयल ने, सोचो जस्टिस गोयल तो इन्हीं के आदमी थे, इसी सरकार के, उन्होंने SC/SC एक्ट जैसे मैंने कहा डाइल्यूट किया, तो उनको एनजीटी का चेयरमैन बनाया। आपके सामने है, इन्हीं के आदमी थे, नहीं तो इस माहौल में कोई एनजीटी का चेयरमैन, कोई पोजीशन ऐसे थोड़ी मिलती है जब तक पूरा नतमस्तक ना हो। 2014 के बाद नीलू जी, जस्टिस ठाकुर वाज द लास्ट ग्रेसफुल चीफ जस्टिस। उसके बाद जो भी आए, किसी ने, जैसे जस्टिस मुरलीधर थे, जस्टिस कुरैशी थे, किसी ने कोई भी ऑर्डर इनके खिलाफ किया तो उसका पत्ता साफ, सारा कोलिजियम मैनेज। तो मेरे को दिख रहा था सिस्टम में कि अगर इनका ये बैकग्राउंड ये है तो ये क्या करेंगे। तो मैंने जस्टिस गवाई को कहा जरा ध्यान से करना, तो वो बात 1 हफ्ते में बिल्कुल सामने आ गई खान के केस में। अब खान के केस में मैं बताता हूँ, आपको पता है क्या हुआ है। खान के केस से पहले केस आया था विजय शाह का। विजय शाह ने कितना बड़ा पाप किया था कि ऐसे व्यक्ति की तो जिंदगी भर बेल नहीं होनी चाहिए, उसको तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद करना चाहिए था। क्यों? उसने खाली सोफिया कुरैशी की इंसल्ट नहीं की। अगर विजय शाह ये कहता है कि ये टेररिस्ट की बहन है, तो वो पूरी आर्मी की इंसल्ट है, पूरी विमेन फॉक की इंसल्ट है, इंसानियत की इंसल्ट है, सेकुलर फैब्रिक की इंसल्ट है। तो जो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है, और हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, आप देखिए उसके खिलाफ, विजय शाह, ही इज अ ब्रिलियंट जज। जो जस्टिस अतुल श्रीधरन, वो भी मेरे से कुछ साल बाद आए थे बार में, मैं उनको देखता था, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते। ही इज अ ब्रिलियंट जज, ही इज अ स्कॉलर, अपराइट, ऑनेस्ट, वेल रेड, स्ट्रॉन्ग। ऐसे जज ने जो ऑर्डर किया, सबसे बड़ा पाप जस्टिस सूर्यकांत ने यह किया कि आपने टोटल लोअर जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया। उसने सुओ मोटो लिया है। आपको पहले बताना पड़ता है जब आप एंटरटेन करते हो, किसी भी उससे पूछते हैं कि ओके टेल अस व्हाट इज रॉन्ग इन दिस ऑर्डर। दिस इज द सेंटेंस एवरी सुप्रीम कोर्ट जज वुड से एंड आस्क एवरी पिटिशनर टेल अस व्हाट इज रॉन्ग इन दैट ऑर्डर। आज मैं चैलेंज करता हूं इनको, जब नेक्स्ट हियरिंग पे आए मेरे को ऑनलाइन दे, मैं ज्वाइन करूंगा, और लेट देम एक्सप्लेन टू द नेशन। अब यहां अर्नब तो आके नहीं पूछता नेशन इज आस्किंग,
वो तो अपने माई बाप की खाली पूछता है, हम तो पूछ सकते हैं। यू प्लीज टेल द नेशन की व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट ऑर्डर, जो विजय शाह का ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया था। देयर वाज नथिंग रॉन्ग एंड दैट जज एट द कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग रैथ, वो जज ने ये भी कहा मुझे नहीं पता 24 घंटे बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। देखिए कितना इन्होंने डर डाल दिया, जैसे मुरलीधर को ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिया था। तो द जज वाज अवेयर कि हो सकता है मुझे भी ट्रांसफर ही कर दें, ये तो इनका यही हाल है, बट स्टिल ही डिड दैट। माय सैल्यूट टू दैट जज एंड हिज कलीग अनुराधा शुक्ला क्या जो उनकी कलीग थी। आपने वो फाइल अपने पास मंगवा ली और आपने एसआईटी बना दी उसमें। वो एसआईटी क्या है? एक बहाना है उसको डिले करने का। उसका अरेस्ट आपने स्टे कर दिया। नहीं, और आज तक वो शख्स पार्टी के पद से हटाया ही नहीं गया। उसका दूसरा साथी बोलता है कि सारी आर्मी नतमस्तक है मोदी को। अब इसका ना वो इफेक्ट देखिए, रिपल इफेक्ट देखिए। जब ऐसा होता है, जब इनाम मिलता है गाली देने वालों को, तो एक दूसरे में ये रेस लगाते हैं। अफसोस की बात नीलू जी ये है, पहले तो डर्टी पॉलिटिशियंस, क्योंकि हम ये तो सारी दुनिया का ये रिकॉर्ड है, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स फॉर 90% ऑफ द पीपल इज, फॉर 90% आई विल से, ऑनेस्ट लोग भी हैं, इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर स्काउंड्रल्स। तो जो 90% में वो जो लोग थे उनको एनकरेजमेंट मिलती है कि हम गाली देंगे, आप देख लीजिए, क्या दुबे, क्या वो अनुराग, क्या वो जो अंदर गाली दे रहा था विदुरी, इन सबको प्रमोशन मिलती है। दुबे ने गाली दी, दुबे ने चीफ जस्टिस इंडिया की इंसल्ट की, उसको आपने ग्रैंड एम्बेसडर बना के दूसरी कंट्री में भेज दिया। वो हिंदू मुस्लिम हमेशा करता है, उसको देखिए एक तो करेला एक नीम चढ़ा, उसको मुस्लिम कंट्री में भेज दिया। अब क्या हुआ देखिए, इन्होंने खेल क्या किया, अब ये खेल कर दिया। जब खान का केस आया, प्रोफेसर खान का, तो इन्होंने सोचा हम इंसाफ कर रहे हैं, जैसे हमने उसमें एसआईटी बनाई थी इसमें भी एसआईटी बना दे। बट खान वाज नॉट अ केस फॉर एस, खान का तो कोई ऑफेंस ही नहीं है बेचारे का, वो तो स्कॉलर है, उसको इनके साथ थोड़ी मिला सकते हो। और उसकी ट्वीट में कोई ऑफेंस नहीं है, इन्होंने लिखा भी नहीं कि कौन सी लाइन क्या ऑफेंस क्रिएट करती है। वो इन्हीं की पार्टी की किसी ने कंप्लेंट कर दी और उसी ने अरेस्ट कर लिया, और इन्होंने फिर ऑर्डर क्या पास किया। अब मैं कैसे कहता हूं कि इन्होंने संविधान की हत्या की है, ये मैं आपको एक 1.5-2 मिनट में बता देता हूं। संविधान नीलू जी सबसे पहले शुरू होता है वर्ड सेकुलर से। इन्होंने सेकुलर जो क्रेडेंशियल थे समाज के, देश के, वो खत्म कर दिए, क्योंकि आप हिंदू को अलग रिलीफ दे रहे हो, मुस्लिम के अगेंस्ट आप विंडिक्टिव हो। संविधान के पहले पेज पर प्रियम्बल में भी फ्रेटर्निटी की बात है कि जब तक भाईचारा नहीं होगा, आपस में बैठेंगे नहीं, समाज कैसे बनेगा। वो भी इन्होंने भाईचारा टोटल डिमोलिश। नेक्स्ट आइए आर्टिकल 14 कि सबके लिए कानून बराबर है। इन्होंने दिखा दिया कि कानून हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है। टोटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। नेक्स्ट आ जाइए 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मेरा बोलने का अधिकार है, उसको कैसे वायलेट किया। इन्होंने ऑर्डर पास किया, मैं उसको तुगलकी फरमान कहता हूं कि यू विल नॉट कमेंट, ही इज रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस अटैक एंड रिस्पॉन्स। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जज जो कल को चीफ बनने जा रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है कि आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं। कौन हो आप? तानाशाह हो? कैसे कह सकते हो बोलोगे नहीं? मैं बोलूंगा, आप एक्शन लो। आप ये थोड़ी कह सकते हो बोलोगे नहीं। मैं कुछ भी बोलूं, अगर हम गलत बोलते हैं आप एक्शन लो कि आपकी बात यहाँ ऑफेंस बनती है, हम आपको बुक कर रहे हैं, करिए वो। 19 वायलेट हो गया। 21 पे आ जाइए, पर्सनल लिबर्टी। Personal liberty, when Supreme Court time and again has said, personal liberty means to live with dignity. Dignity. एक प्रोफेसर की डिग्निटी आप कैसे खत्म करते हैं? आप कहते हैं पासपोर्ट सरेंडर कर लो। अरे मैं कोई भगोड़ा हूं? फिर आपने उसका क्यों नहीं रखा था पासपोर्ट? अशोक जी, शाह का क्यों नहीं रखा? आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रिंसिपल को जस्टिस सूर्यकांत मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये सारा परिचय वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के पहले दे रहे हैं। क्या ये एक डेलिबरेट मैसेज है और ये लोगों को बताने की कोशिश है कि आई विल नॉट बी लाइक जस्टिस गवई, आई विल नॉट बी लाइक जस्टिस संजीव खन्ना? क्या ये डेलिबरेटली इस मैसेज को दिया जा रहा है पूरे देश को?
पूरा मैं यही तो नीलू जी आपसे अर्ज कर रहा था कि जैसे रेस लग रही है पॉलिटिशियंस में, ऐसे अब जजेस में भी रेस लग रही है। वो ऐसी बात करके बताते हैं कि मैं तो बस नतमस्तक हूं, मैंने ओथ तो संविधान की ली है, लेकिन मेरी लॉयल्टीज आपके लिए हैं। ये किसको बता रहे हैं, ये जनता अपने आप अंदाजा लगा सकती है। आप इनकी रेस लग रही है, इनकी रेस लग रही है। जैसे वो दूसरे जज हैं इनके साथ जो बैठे थे, जस्टिस दत्ता, आपको पता है जब राहुल गांधी का मैटर आया तो उन्होंने क्या क्या बोला कि आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको ज्योग्राफी का नहीं पता, आप फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो हम सुओ मोटो ले लेंगे। आप देखो इनकी रेस लगी हुई है, आपस में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि पोस्ट तो अगर ह्यूमन राइट कमीशन में है या दूसरी है, एक दो ही होती है ना, सारे जजेस को गवर्नर और ह्यूमन राइट तो नहीं दे सकते ना। अब इनमें ये मेरे को बड़ी अफसोस की बात, मैं तो हमेशा कहता हूँ जब से मेरे 2 बैचमेट जस्टिस नारीमन और सिन्हा रिटायर हुए तो मैं कहता हूँ ये सब मेरे छोटे भाई बहन हो गए, ये सब मेरे से जूनियर है। आप जो भी आप आएंगे पिछले 21 के बाद जो भी बने हैं सब दे आर सो कॉल्ड जूनियर टू मी, एज समझ लीजिए, प्रैक्टिस समझ लीजिए। तो मेरे को अफसोस होता है कि छोटे भाई बहन ये क्या बातें कर रहे हैं, और इनको और क्या चाहिए समाज में। ये इतनी इज्जत मिल गई है, लोग माई लॉर्ड कहते हैं, इतनी आपको पता है कितनी फैसिलिटीज है। इनके बच्चे भी जाते हैं ना तो साथ में वो गार्ड जाता है, प्रोटोकॉल है, हर जगह प्रोटोकॉल है, पूरी फैमिली शॉपिंग कुछ हो, इतनी इज्जत मिलती है, इतना पैसा है, इतनी शान है, बिल्कुल माई लॉर्ड की तरह ही रहते हैं। लेकिन तसल्ली नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है नीलू जी, मैं आपको मेरे को जो लगता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि हम इंसान नहीं बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में हर आदमी अपने राइट्स देख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल राइट्स नहीं है। आज अच्छा आपसे बात हुई तो रिदम में ये बात निकल के भी आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल जो है दैट इज आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। अफसोस ये है कि आज जजेस भी, मंत्री भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करते। हर आदमी अपने फंडामेंटल राइट की बात करता है। एक बेसिक बात मैं करता हूँ, एक मजदूर सारा दिन आपके पास काम करके शाम को हाथ धो के कहता है ना सर काम हो गया, सर मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। वो काम करने के बाद हाथ धो के कहता है सर आज का हो गया, मैं कल आऊंगा, मेरी दिहाड़ी दे दीजिए। काम करके दिहाड़ी मांगता है। और ये लोग बिना काम किए सोच रहे हैं। तो जब तक एक फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और बड़ा, अब यही तो मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति ओथ ले रहे हैं आज इनसे पूछिए कि किसने ऐसी जजमेंट दी है इस सारे आज तक 75 साल में जिसने ये कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज पे फोकस करिए। मैंने तो आर्ग्यू किया है कम से कम 11 जजेस के बाद, 5-1, 3-1, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कहते नहीं छोड़ो ना, मतलब उनको समझ नहीं है। मैं तो ये विदाउट एनी इनहिबिशन कहता हूँ, समझ ही नहीं है कि जब, तो इसका मतलब तो ये है कि जो जजेस हैं जो शपथ ले रहे हैं उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो आर्टिकल 51A आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, वो जजेस भी भूल चुके। मंत्री तो छोड़ दीजिए, वो तो पॉलिटिकल क्लास तो अलग ही है। मैं जजेस की बात कर रही हूँ जो कि न्याय देने का काम लोगों को कर रहे हैं। क्योंकि उसमें एक और मैंने जैसे कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज, और 51A की जो सोल है वो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। काफी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, 51A की सोल वो है जो हर धर्म का फंडामेंटल रूल है, मन जीते जग जीत, टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये 51 की वर्डिंग है कि मैं क्यों हूं दुनिया में, क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या अच्छा कर रहा हूं। ये 51 में लिखा है कि दिस इज ड्यूटी, योर ड्यूटी टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो इंक्वायरी की कोई बात नहीं करता, हर धर्म ये बात करता है, मन जीते जग जीत। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम में आता है बिगेस्ट जिहाद इज टू कंकर सेल्फ, गुरबानी में यही आता है मन जीते जग जीत, गीता में यही आता है, बाइबल में यही आता है। तो जो एक हर धर्म का कोर है वही कोर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक बुद्धा ने कहा, अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा कि जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प नहीं करेगा। यू आर टू डेवलप सिटीजन्स। लेकिन उस पर ये कोई काम नहीं करते, कोई नहीं करता। कोई बताए मैंने काम किया, मैं तो कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के मैं इस पे लग गया कि चलिए
आई गो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर टू डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस की ड्यूटीज पे काम। तो जब तक ये नहीं होगा और जब तक आपस में ये रेस लगती रहेगी कि मैं खुश कर दूं माई बाप को, या जिसको भी करना चाहते हैं, इनको पता होगा वो किसके कौन माई बाप हैं और किनकी जमीर कहाँ पर है। जनता जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी। अच्छा, एक और बात बड़ी खास, नीलू जी सॉरी आई मिस्ड दैट, ये जो आदर्श गोयल जी ने एज सिटिंग जज कंप्लेंट की थी, उसको जो एक संस्था है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिसमें प्रशांत भूषण, अरुंधति राय, ये सब लोग हैं, इतनी एक प्रेस्टिजियस, और उसका मैं सबसे बड़ा श्रेय देता हूं, उसके पैटर्न थे जब कंप्लेंट हुई जस्टिस पीवी सामंत, वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस्ड, उन्होंने कंप्लेंट की थी। बताइए, आपके ताजश्री कंप्लेंट कर रहे हैं दादा परदादा, और जस्टिस गोगोई और जस्टिस दीपक मिश्रा ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखिए कितना इंसान क्या करेंगे, आप क्या करना चाहते। तभी मैं कहता हूँ दिल रोता है कि क्या हो क्या रहा है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जस्टिस गवाई का कार्यकाल तो बहुत छोटा है, 6 महीने के अंदर वो रिटायर हो जाएंगे। 24 आज ऑलरेडी 1 जून हो गई है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे पास 4 महीने कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 4.5 महीने का टाइम है। और 4.5 महीने में कितनी चीजें पलट पाएंगी ये पता नहीं है। जो स्पीड है जस्टिस की और जिस तरीके से केसेस चलते हैं, तो कितना कुछ जस्टिस गवाई डिस्पाइट ऑल गुड इंटेंशंस वो कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता है। लेकिन क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल है वो लगभग 14 महीने का है, क्या वो 14 महीने वाकई देश के लिए बहुत कठिन पीरियड होने वाला है? 14 महीने नहीं, आप आज से गिन लीजिए, वो बनने से पहले ही खेल कर रहे हैं ना। हाँ, आप 14 महीने क्यों गिन रहे हैं? वो तो उन्होंने तो अपनी बल्लेबाजी शुरू कर दी, जिसको भी खुश करना चाहते हैं। हमें नहीं पता, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप ये बताइए, उनको तो पता है कि वो चीफ जस्टिस बनने ही वाले हैं, तो इस समय खुश करने की क्या बात है? ये भी तो एक सवाल आएगा, तो क्यों ऑटोमेटिक थोड़ी है, इट इज नॉट ऑटोमेटिक। पहली बात तो जस्टिस गवाई उनको रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जस्टिस गवाई, तभी मैंने कहा बैटन हाथ से ध्यान से पकड़ाना। ओके, जस्टिस गवाई रिकमेंड करेंगे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जस्टिस गवाई उनको रेकमेंड करे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। yes. तो इसलिए उन्होंने अपनी बैटिंग करनी पहले से शुरू कर दी है, और सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश। दूसरी बात ये है, ये भी सबको हम दोस्तों को पता होना चाहिए। पहली बात तो वो करे ना करे उनकी मर्जी है। दूसरी बात फिर सरकार की मर्जी है, वो जस्टिस गवाई की माने या अपने आप बना दे। तो ये अगर जस्टिस गवाई नहीं भी करेंगे, अगर सरकार खुश है तो वो जस्टिस गवाई की रिकमेंडेशन को दरकिनार करके इनको बना दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जज संविधान की हत्या करता है, मैं संविधान तो हम सबका माई बाप, मैं तो ऐसे मैथमेटिक्स से करता हूं, संविधान हम सबका माई बाप है। अगर माई बाप है तो अम्मी अब्बू दोनों हो गए, तो 145 करोड़ के माई बाप का मतलब 290 करोड़ हत्या कर दिया आपने। मैं तो ऐसे इसको सीरियस गिनता हूं। 145 करोड़ लोगों की मम्मी पापा दोनों का आपने मर्डर कर दिया, 290 करोड़। क्या उस व्यक्ति को इस पद पे रहना चाहिए? ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। और मैं सबसे पहले तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं पहले बार एसोसिएशन पे बात करता हूँ कि बार एसोसिएशन रेजोल्यूशन पास करें कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बार एसोसिएशन से पूरे देश की जो बार एसोसिएशन है, क्या आपसे बात हुई है कि इसको लेकर एक कोई रेजोल्यूशन आए, लोग विरोध करें कि भाई उनको नहीं बनना चाहिए चीफ जस्टिस? क्या इस तरीके का कोई कैंपेन या मैंने तो शुरू कर दिया है, मैंने तो शुरू कर दिया है, अब आपके माध्यम से हो रहा है। दूसरा, खाली बार एसोसिएशंस नहीं, जो लीडर्स हैं, जैसे राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, संविधान की रक्षा, संजय सिंह बात करते हैं, मनोज झा करते हैं, स्टालिन करते हैं, अखिलेश करते हैं, मैं इन सारे जो तेजस्वी करते हैं, महुआ करती हैं, ये जो सारे जो वोकल लोग हैं, इनको पता होना चाहिए कि संविधान की रक्षा अगर वाकई करनी है तो इनका आपको इम्पीचमेंट मूव करना चाहिए, नहीं तो संविधान की रक्षा नहीं होगी। आपके सामने जो व्यक्ति संविधान का मर्डर कर रहा है, तो अब भी अगर आप चुप रहेंगे तो फिर वही वो जो अल्लामा इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है कि वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है। नहीं, लेकिन ये कितना एक रिस्की गैम्बल है। ठीक है, बार एसोसिएशंस उसको अपोज करेंगी,
पॉलिटिशियंस अपोज करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई आप एक सिटिंग जज के खिलाफ आप एक बेवजह का कैंपेन चला रहे हैं, तो सबके खिलाफ क्या कंटेम्प्ट नहीं हो सकता? कंटेम्प्ट कैसे? हम तो ये कह रहे हैं कि ये एविडेंस जो है आपके जज ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट जज ने, जस्टिस आदर्श गोयल ने। ये एविडेंस आपके ताजश्री भीष्म पितामह जस्टिस सावंत ने रिक्वेस्ट की है कि इंक्वायरी करो, वो जो प्रशांत भूषण वाली जो एसोसिएशन है अरुंधति की। हम तो ये कह रहे हैं कि उस ग्राउंड पे इंपीचमेंट मूव करिए, लेट द इंक्वायरी बी कंडक्टेड। अगर बरी होना है तो बरी हो जाएंगे, ये मूव तो करें। जब मूव ही नहीं करेंगे अब अभी आप ये देखिए, इंपीचमेंट की जब बात आती है, अभी जस्टिस यशवंत वर्मा जिनका जो कैश कांड जिनके खिलाफ हुआ था, उनका इंपीचमेंट के बारे में सोच रही है सरकार, सोच रही है, मैं खाली बोलूंगी सोच रही है। इंपीचमेंट लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा भी ये पता नहीं। तो अब जब जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके खिलाफ प्रूफ सामने है कि क्या हुआ है, जब उनके खिलाफ भी अभी चीजें अनसर्टन है, तो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ इंपीचमेंट लाना आपको लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल आइडिया होगा? और ऑपोजिशन पार्टीज भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि जस्टिस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द बार एसोसिएशंस दैट यू आर सेइंग यू आर रीचिंग आउट टू द बार एसोसिएशंस, दे माइट मूव इन अ रेजोल्यूशन, बट आई एम नॉट श्योर इफ द पॉलिटिकल पार्टीज विल टेक अ गैम्बल। क्या वो लोग करेंगे? मैं वो उन्हीं को तो हम याद करा रहे हैं कि आपको करना चाहिए। आप कब करेंगे? आज देश की जो हालत है, आप क्यों करते हैं इंपीचमेंट? क्यों करते हैं? पहली बात तो इनके खिलाफ जो एविडेंस है, वो जो 21 मई का ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया अभी सारे फैक्ट्स कि कैसे इन्होंने हत्या की है संविधान की, इनका तो वो 2 पेज का ऑर्डर सफिशिएंट है टू इम्पीच हिम। दैट 2 पेजेस ऑर्डर इज सफिशिएंट टू इम्पीच हिम। और दूसरा, आप जो संविधान की रक्षा कोई किताबें थोड़ी हैं। संविधान की रक्षा क्यों करते हैं आप? संविधान की रक्षा इसलिए करते हैं कि वी आर इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो लिंकन ने बताया, उसने कहा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आज ये डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है? नहीं है, क्योंकि ये जो सारे संविधान की रक्षा कर रहे हैं, इनको मैथमेटिकली ऐसे बात करनी में लेस देन 2 मिनट्स आई कैन प्रूव दैट। आप आज जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उसमें विमेन इंडेक्स पे सेफ्टी सबसे नीचे है, हंगर इंडेक्स सबसे नीचे है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सबसे नीचे है, आप मीडिया इंडिपेंडेंस सबसे नीचे है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो आप कहते हैं फोर्थ इकोनॉमी बन गई, मैं आपका सुन रहा था वो इंटरव्यू, मैं आपके सारे बड़े ध्यान से सुनता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी वाला। फोर्थ इकोनॉमी इज टोटल फ्रॉड। आप फोर्थ है या फर्स्ट है, मेरे को इससे क्या लेना भाई? मेरा आज जो व्यक्ति है वो किस पायदान पे खड़ा है? आम आदमी 141 पे खड़ा है, तो अडानी अंबानी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये जितने भी संविधान की रक्षा वाले बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि संविधान आज यहां टिका हुआ है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल गवर्नमेंट नहीं है, इट इज ओनली फॉर फ्यू। और वो किस वजह से है आपको ये पता है। ये मोदी ने बयान दिया, ये हर जगह आप गूगल सर्च कर ले। किसी ने पूछा कि आपसे गुजरात में गलती कुछ हुई? कहते हैं हाँ, गलती में से ये हो गई कि मैंने मीडिया कंट्रोल नहीं किया। अगर आपको ध्यान आए, ये मोदी ने ये बयान दिया कि मेरे से ये गलती हो गई, लेकिन वो सच नहीं है, वो पूरी स्टेटमेंट नहीं है। एक्चुअल में जो वो कहते हैं और वो जो कर रहे हैं, मीडिया और जुडिशरी दोनों कंट्रोल करना उनका एक वो समझ लीजिए ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि मीडिया और जुडिशरी कंट्रोल हो गई तो कुछ करना ही नहीं है, ना पेपर बैलेट आएगा। पेपर बैलेट कैसे आ जाएगा जब सारे जज अगर ऐसे डरे होंगे? तो कैसे आएगा? एक जज स्ट्रॉन्ग, नीलू जी आप सोचिए कितने 800 जज होंगे इंडिया में, एक स्ट्रॉन्ग हाईकोर्ट जज कैन पास द ऑर्डर। मैं तो इनको कहता हूं छोटे भाई, आप ऑर्डर पास करिए ना। ईवीएम का ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठ के बता दिया ईवीएम इज टोटल फ्रॉड। आई डोंट एग्री विद ईवीएम। पूरी दुनिया में ईवीएम खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रही? एक बेसिक रूल, एक फर्स्ट क्लास, आप पहली क्लास का जो बच्चा नर्सरी का लॉ में एडमिशन लेता है, उसको ये समझ आ जाती है कि जब हम जज से ये रिक्वेस्ट करते हैं मिलॉर्ड में काइंडली पास दिस ऑर्डर एक्स पार्टे भी कर सकता है। क्यों? कौन सा ऑर्डर? कि जी इस ऑर्डर से किसी का नुकसान नहीं होगा। जिस ऑर्डर से किसी का नुकसान नहीं होगा वो ऑर्डर कोर्ट को क्यों नहीं कर रही? बैलेट से किसी का नुकसान होगा क्या? आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स ऑल।
तो फिर भी कोई हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? हाई कोर्ट जज ही मैं कहता हूं हिम्मत कर दो, लेट फिर देखे सुप्रीम कोर्ट वाला जो सेटिसाइड करेगा करने दो। कोई सुप्रीम कोर्ट जज सू मोटो लेके कर दे। तो 800 जजेस में से मैं ये ओपोजिशन लीडर्स को ये बात बताता हूं कि 800 जजेस में से एक की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि बैलेट का ऑर्डर कर दे या किसी और चीज पे सो मोटो ऑर्डर कर दे, जैसा अतुल श्रीधरन जी ने किया। तो आप यहां पर टिके हुए हैं, आपकी हालत ये है, तो आप कैसे संविधान की रक्षा करोगे? मीडिया आपके टोटल खिलाफ है, आप 15-20 शेरनियां बोलते हैं, बाकी सारा इन ओपोजिशन को पता होना चाहिए। कहते हैं 80 करोड़ 100 करोड़ के पास खाने को नहीं है। 100 करोड़ नहीं नीलू जी, मैं कहता हूं 145 करोड़ टॉर्चर हो रहा है। 100 करोड़ तो वो है जिसके पास कुछ खरीदने को पैसे नहीं है, वो दाल रोटी इनको ये देते हैं, खा लेते हैं। 45 करोड़ की हालत ये है कि वो जो बड़ा अच्छा वो कहता है कि जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। 45 करोड़ बोल नहीं सकता, प्रोफेसर खान जैसा बोलता है तो उस पर तुर्कमान तुगलकी ऑर्डर हो जाता है। तो पूरा जब 145 करोड़ सफर कर रहा है बट फॉर 15-20 शेरनियां, तो कब ये इसको संविधान की और रक्षा कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके जो ये घूम रहे हैं? सही रक्षा तब होगी जब आप स्टैंड ले अगेंस्ट जजेस, एनीबॉडी, चाहे पुलिस वाला करे, वकील करे, डॉक्टर करे, जो भी गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जुडिशरी की अगर आप बात करते हैं, जुडिशरी के लिए आप मैसेज देंगे जैसे वो मैसेज देते हैं सो मोटो वाले को अपने पास फाइल लेके, आप मैसेज दीजिए इंपीचमेंट मूव करके। अगर आप मैसेज दे देंगे इंपीचमेंट मूव करके तो अपने आप फिर वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपकी कितने बार एसोसिएशन से बात हुई है जस्टिस सूर्यकांत के इम्पीचमेंट को लेकर? बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेप कि अगर कोई सीजीआई बनने वाला है, उसके सीजीआई बनने के पहले ही उसके खिलाफ अगर सबूत है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सत्ता के प्रति नतमस्तक है, संविधान को तार-तार कर रहा है, जो सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की, ये कितना आसान या डिफिकल्ट होने वाला है? क्योंकि इम्पीचमेंट बहुत मामूली बात नहीं है। इम्पीचमेंट के लिए सारा ऑपोजिशन को एक साथ होना होगा, सिग्नेचर्स चाहिए, एक इंटेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि इंटेंट, लोग क्यों उसमें हाथ डालेंगे, कहेंगे कि छोड़ दो भाई, बनने दो सीजीआई, देखी जाएगी। ये भी एक एटीट्यूड होता है, एंड आई हैव सीन द पॉलिटिकल क्लास वेरी क्लोजली। व्हाई टू गेट इनटू दैट प्रॉब्लम, लेट इट बी। सो यू नो दे विल ट्राई एंड पुट द थिंग्स ऑन अ स्लो बर्नर। ये एक एटीट्यूड है सर। इसी एटीट्यूड के लिए तो मैंने सारी ये बात बताई कि अगर ये एटीट्यूड है तो फिर ऐसे चलता रहेगा, जो वो कहते हैं हम 50 साल राज करेंगे, तो चलता जाए। क्योंकि आगे आने वाला टाइम तो फिर और खराब आ रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो बनने से पहले अगर व्यक्ति ऐसी बात काम कर रहा है तो बनने के बाद क्या करेगा? तो फिर तो ऐसे ही, अगर आपको, तभी मैं कहता हूं कि वतन की फिक्र कर। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, तो फिर लम्हे अब फिर खता करेंगे तो फिर सदियां सजा पाएगी दुनिया। अगर आप वैसा ही चाहते हैं कि यही 15-20 शेरनियां बोले और बाकी सब चुप रहे, अपना दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं, ठीक है, चलने दो इनको। अगर ये सीरियस है, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू शेक देयर सोल। अगर ये वाकई सीरियस है तो इनको मूव करना चाहिए, नहीं तो ये फ्रॉड बंद कर दे, फिर बंद कर। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका कितने बार एसोसिएशंस हैं जिनसे आपकी बात ऑलरेडी हो चुकी है? नहीं, मैंने तो कल, आप ये फैसला 21 को आया, आप देखिए ना 21 को, अभी तो ये फैसला आया है। 21 के बाद मैंने वो सारे पुराने अपने खाते जो इनके थे सब कलेक्ट किए, जो कंप्लेंट्स थी वो जस्टिस सावंत ने जो की थी और जस्टिस आदर्श गोयल ने की थी, वो सारा बना के मैंने कल सारा उसका चिट्ठा मैंने उसको डाल दिया। अब मैं उनको आस्ता आस्ता कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दूंगा। मैं कर दिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया। पर ये तो अब मैं तो अपना कर्तव्य कर सकता हूँ ना नीलू जी, मैं तो अपना कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल एज गुड एज मैथमेटिक्स साबित कर दिया है। Let them summon me. I'll make it. I can convince parliamentarians this is as good as mathematics that this gentleman has murdered constitution. संविधान की हत्या ही खाली नहीं की, टुकड़े टुकड़े कर दिया, एक एक सेक्शन को काट के फेंक दिया। अब भी इनके लीडर, इनके जो अपने लीडर है राहुल गांधी को, उसके भी तो वकील है ना पार्लियामेंट में, उनको बैठ के बात करे कि भाई सच बताओ, इसको जरा एनालाइज करो, ये क्या बात है कि जो मोदी जी कहते थे मैंने जुडिशरी और मीडिया काबू करना है, उन्होंने 11 साल से कर रखा है। 11 साल से कुछ नहीं हुआ ना। मैंने बताया वो ठाकुर साहब जब से गए हैं कोई आया ही नहीं ग्रेसफुल चीफ जस्टिस, सभी नतमस्तक थे।
सभी का कोई ना कोई खाता है, सबका। आप बताओ, मैं आपको एक एक करके सबका बता दूंगा किसने क्या हरकत करी है, किसने क्या गड़बड़ करी। उसको पूरा एविडेंस दे रहे हैं, इसीलिए मैंने सब वकीलों को कहा, खाली बाहर लीडर्स को नहीं, सभी एडवोकेट्स को। मैं तो स्टार्ट अपने से करता हूँ हमेशा मैं पहले अपने से स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं भी डरा हुआ हूँ। तो हमने तो शुरू कर दिया है, अब वो आगे इनको पता है ओपोजिशन में जो है लोग कैसे होगा। और आपको पता है जो इलेक्शंस में धांधलेबाजी हुई जो, और जैसे मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बैलेट का ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, जब आपको पता था तो आप ऑर्डर कर दो बैलेट का, बात खत्म। वो बैलेट कराना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहा है। आपके वो जो बड़े जो आए थे, कौन, राजीव कुमार, वो इन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। वो चीफ जस्टिस थे, उसमें उसको निकाल दिया, बताइए, रातों रात। वो अच्छा, ये भी तो अब मजे की बात है, और आपने ऐड कर दिया, ये भी तो जस्टिस सूर्यकांत ने किया। इनके पास इलेक्शन कमीशन लगने से पहले पिटीशन लग गई थी। प्रशांत भूषण ने मेंशन किया जी ये परसों ये चीफ वो इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं, इसको सुन लो। तो उसमें भी इसमें आई एम वेरी क्लियर, इन्होंने देश को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कहा नो देन द कॉन्सिक्वेंस वुड फॉलो। जब कोर्ट ये कहती है कि इफ दे अपॉइंट कॉन्सिक्वेंस वुड फॉलो, दैट मींस कि अगर वो अपॉइंट करेंगे तो हम क्वैश कर देंगे। तो क्या हुआ, अपॉइंट किया तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप तो सरेआम लोगों को पागल बना रहे हो, मतलब आम जनता को ये बात समझ नहीं आती। वकील प्रशांत भूषण ने तो बेचारे वो क्या करते, जब वो कह रहे हैं ओपन कोर्ट में कि कॉन्सिक्वेंस वुड फॉलो, व्हाई डू यू वरी, कम डे आफ्टर। तो उसने कहा ठीक है मैं डे आफ्टर आ जाता हूँ। जब डे आफ्टर गए तो कहते कोई बात नहीं, अब तो अपॉइंट हो गया, चलिए ठंडे बस्ते। ये भी तो आप देखिए ना कैसे खुश कर रहे हैं। तो इन्होंने ओथ किसकी लिया, इनसे पूछा जाए कि आपने किसकी ओथ ली है, सर हमें बता तो दें, हमें नहीं समझ आ रहा ये ओथ आपने किसकी ली है। और मैं नीलू जी बड़ा कन्विंस हूं कि नॉट ओनली ओपोजिशन एमपीज अगर माहौल बनाए तो इवन बीजेपी के एमपीज को भी लोग परस्यू कर सकते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहें उनको कि आप बीजेपी के गुलाम हो क्या, आप एमपी हो, आप क्यों नहीं साइन करते। तो ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि बीजेपी के एमपी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए वो भी कुछ आपके साथ आए। लेकिन बोलो तो सही, बोलते ही नहीं है। प्लीज सवाल वही है कि प्रायोरिटी आप कितना महत्व देंगे इस इशू को, कितनी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसी को कास्ट सेंसस की बात करनी है, बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनावी कंपल्शंस के चलते मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस इशू को उठाएंगे। आई एम रियली नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट यस व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इज दैट आई एम 100% कन्विंस्ड जो आप ये बात कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति, वो भले ही सिटिंग जज क्यों ना हो, और अगर वो संविधान की हत्या कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके सत्ता के प्रति नतमस्तक होने के पूरे सबूत है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सीजीआई बनने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं आपसे अंत में यही पूछना चाहूंगी मिस्टर अशोक अरोड़ा कि अब क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे ये बढ़ेंगी चीजें जस्टिस सूर्यकांत के बारे में, और इसको कैसे समाज लेगा, वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि वी आर हैविंग डाउट्स कि इस इशू को लोग उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, किस एक्सटेंट तक उठाएंगे। जी मेरे को ये जो सारी फिगर्स हैं, ये बात कहने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेस देन 5 मिनट्स। एनी लीडर, एनी एक्टिविस्ट, एनी सोशली कॉन्शियस पर्सन कैन कन्विंस पीपल कि ये देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें इम्पीचमेंट मूव करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को, बार एसोसिएशंस को, एक्टिविस्ट को, तो पूरा माहौल जैसे बना था, वो बाबा रामदेव भी आ गए थे, सारे आ गए थे गांधी मैदान में, तो ऐसे पूरा माहौल बन सकता है। मेरे हिसाब से आज भी बन सकता है। 4 महीने बहुत होते हैं। 1 महीने में माहौल बन जाता है। इन पॉलिटिक्स दे से 1 वीक इज ए लॉन्ग पीरियड। 1 हफ्ते में माहौल बन सकता है अगर आप जैसे कुछ लोग और इसको चलाएं कि इनका इम्पीचमेंट होना चाहिए, अदरवाइज डेमोक्रेसी सदियों के लिए फिर जाएगी। क्योंकि ये तो इन्होंने जो काम ये कर रहे हैं, आप ये देखिए, तो वो आज 11 साल तक तो कामयाब है ना। आप ये देखिए 11 साल पता भी नहीं लगा कैसे हो गए। और 11 साल से आप जितने वो क्रिस्टोफर जेफरल हैं, आप कपिल को सुने, आप राहुल को सुने, कितने लोगों के, और वीडम इंस्टीट्यूट है, फ्रीडम हाउस है, दुनिया कह रही है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। तो आप देख रहे थे नीलू व्यास के प्लेटफॉर्म पर न्यूयॉर्क से सीधे अशोक अरोड़ा, जो भारतीय
नागरिक भी हैं और वो जाने माने वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अगले चीफ जस्टिस को सूर्यकांत को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उनके खिलाफ तमाम सबूत भी उन्होंने कहा है मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दिए हैं और मैं सबसे संपर्क भी कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको ये नीलू व्यास और अशोक अरोड़ा के बीच जो हुई बातचीत है कैसी लगी, ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल, जो मेरा चैनल है आरबी सिंह यादव, इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।